बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के थर्ड बी पार्ट में आएंगे। थर्ड ए पार्ट में हम लोगों ने देखा था एटॉमिक साइज़ का सारा ट्रेंड ग्रुप और पीरियड में, और एटॉमिक साइज़ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये भी हम लोगों ने डील कर लिया था। तो ये जो बी पार्ट है हमारा उसी लेक्चर का कंटिन्यू वाला, वो सिर्फ आज का लेक्चर इसलिए है कि हम एक्सप्लेन करेंगे उस पॉइंट को जो एक्सेप्शन के नाम पर हमने साइज में पढ़ाया था। आप याद करें थर्ड ए लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक साइज को जब डील किया था तो बताया था एटॉमिक साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो होता था वो होता था नंबर ऑफ ऑर्बिट। सबसे पहले हम लोग ऑर्बिट देखते थे, ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ता है, और ये कॉन्सेप्ट लगा था ग्रुप में। ग्रुप कहते थे वर्टिकल कॉलम को। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, यानी 18 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करता जाता है। उस बेस पर आप कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे ग्रुप को डील किया था। तो उस इंडिविजुअल ग्रुप को जब डील कर रहे थे तो हम लोग आए थे 13 ग्रुप पर, जिसका हमने एक कोड पढ़ा था, बाल गंगा इंडियन तिलक। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है गैलियम से, या ये बताया गया था कि गैलियम का साइज कम हो जाता है एल्युमिनियम से, और वहां रीजन हमने दिया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो आज हम लोग उसको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का, तो आज थोड़ा बहुत हम लोग डील करेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कैसे आखिर गैलियम का साइज कम हो गया जबकि गैलियम के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा थे। तो वहाँ मैंने कहा था कि आप एक्सेप्शन के नाम पर चीज़ों को समझ लीजिए। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उस एक्सेप्शन का आखिर एक्सप्लेनेशन या रीज़न क्या है। उसी तरीके से पीरियड को जब हम डील कर रहे थे तो मैंने कहा था एटॉमिक साइज अब दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो जाए तो सेकंड फैक्टर पढ़ाया गया था जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था साइज, यानी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही दो फैक्टर होते थे बेटा, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल में दो ही कॉन्सेप्ट है, ग्रुप का और पीरियड का। लेफ्ट से राइट की तरफ चलना यानी हॉरिजॉन्टल रोज का नाम है पीरियड। तो पीरियड में क्या होता है कि ऑर्बिट सेम रहते हैं, इसीलिए एटॉमिक साइज अब दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, और उस फैक्टर का नाम था जेड इफेक्टिव। तो उसमें हम लोगों ने इनर्ट गैस छोड़ दिया था। इनर्ट गैस के अलावा बाकी में जेड इफेक्टिव अप्लाई करते थे, और वहां से जो ऑर्डर आता था वो ये आता था कि लगातार साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि लगातार जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। जेड इफेक्टिव को भी एक्सप्लेन किया था तो कहा था जेड माइनस सिग्मा, या सिंपली ये कहा था कि अट्रैक्शन। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज रिड्यूस्ड होगा, बट हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया था इनर्ट गैस में, और कहा था इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर जो बातचीत है वो ये है, ग्रुप में एक एक्सेप्शन है गैलियम और एल्युमिनियम। जहां एल्युमिनियम बड़ा हो गया है गैलियम छोटा हो गया है। उसी तरीके से हर पीरियड में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के बेस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इनर्ट गैस में जेड इफेक्टिव नहीं लगा, वहां वंडरवाल फोर्स। तो आज का लेक्चर बेसिकली एटॉमिक साइज के अंदर जो एक्सेप्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके एक्सप्लेनेशन को लेकर है। तो अगर एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेंगे तो हमारा एक फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ट्रेंड हमें मालूम है, हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ रखा है, वो ट्रेंड वही रहेगा, बस आज जस्टिफाई करेंगे उस ट्रेंड को। तो कॉन्सेप्चुअल क्लास है आज। तो हम लोग पहला चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या, वो सुनिए। जब चूंकि मैंने कहा कि ये फंडामेंटल क्लास है और बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, तो मैं आपको बताऊं इंडिविजुअल एटम जो होता है वो दिखता नहीं है। आप जरा सोचें, एटम का साइज हम लोग एंगस्ट्रम या पिकोमीटर में मेजर कर रहे थे। इतना छोटा साइज है कि ये नेकेड आई क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता। तो जब आपको माइक्रोस्कोप से चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसका आप साइज कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो रियलिटी ये है कि हर अकेला एटम
दिखाई नहीं देगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एटम कौन है? सीजियम। सीजियम सबसे बड़ा एटम है। जब सीजियम सबसे बड़ा एटम है तो सीजियम का साइज क्या पढ़ाया गया था, याद कीजिए। सीजियम का आपसे मैंने कहा था 343 पिकोमीटर। मैं कह रहा हूं ये भी दिखाई नहीं देता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा एटम है वो भी आपको दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता है, आप उसके साइज को कहां से डिटरमाइन कर रहे हैं? प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आ रहे हैं। इतना छोटा साइज है एटम का कि वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, इवन के माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, तो फिर साइज कहां से डिटरमाइन किया गया? ठीक है, इस पे थ्योरी पढ़ लिया, ट्रेंड पढ़ लिए, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सब पढ़ लिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये सब फैक्टर्स बने कैसे? ये एटम जब दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें कैसे पता कि सीजियम का साइज यही होगा? और सीजियम सबसे बड़ा है, ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना सीजियम दिख रहा है। तो देखो होता क्या है, अकेला एटम दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब एटम एसोसिएटेड होते हैं तो दिखाई देता है। जैसे मैं कहूं कि ये मार्कर है, बट ये मार्कर बना हुआ है इनफाइनाइट नंबर का, या फाइनाइट है लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर है एटम का। तो इसमें एक ही किस्म के एटम हैं, वही एटम बार 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 रिपीट होते चले गए, और ये पूरा का पूरा एक मार्कर तैयार हो गया। तो मार्कर तो हमको दिख रहा है, मार्कर का साइज तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है ना कि इसके एक एटम का साइज क्या है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाते हैं। मैथमेटिकली समझाने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये मार्कर की लेंथ, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक मार्कर हमारे पास है और इस मार्कर की लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, और ये कहीं से अगर आपने पता कर लिया कि एक मार्कर जो है वो 500 एटम का बना हुआ है, यानी इस मार्कर के अंदर 500 एटम है और सारे एटम आइडेंटिकल हैं, तो सारे एटम मिल कर एक मार्कर बना रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं एक मार्कर बनाया है 500 एटम ने मिलकर। तो इसका मतलब 500 एटम का साइज 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हम एक एटम का साइज निकाल सकते हैं? तो मैथमेटिकली तो एक बात ये हो गई निकालने का तरीका, भले आपको एक एटम दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपको जो दिखाई दे रहा है उसके मदद से कैलकुलेट किया। तो केमिस्ट्री में जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ विजुअलाइज है, वो मोल है बेटा। एटम दिखाई नहीं देता है, मोल दिखाई देता है। एक मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सोचो इतने नंबर जब होंगे एटम के एक साथ एसोसिएटेड तब हमको दिखाई देंगे। तो खैर ये तो बहरहाल समझाने का तरीका था कि एक्चुअल में होता क्या है कि अकेला एटम दिखाई नहीं देता है, बल्कि एटम का एक एसोसिएशन दिखाई देता है। तो जब एटम का एसोसिएशन दिखाई देता है तो वहां से हम लोग साइज निकालते हैं। एक अकेला एटम दिखाई नहीं देता, जब दिखाई नहीं देता तो उसका साइज डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो जरूरी यह है कि एसोसिएशन में एटम को पढ़ा जाए। दिक्कत क्या थी कि अभी से पहले तक हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग सिंगल इंडिविजुअल एटम पढ़ रहे थे। साइज एटम का ही निकालेंगे, बट एसोसिएशन में एटम पढ़ेंगे। जैसे एक मार्कर में 500 एटम का एसोसिएशन था, तो अगर आपको एक मार्कर का यानी 500 एटम के एसोसिएशन का साइज पता है तो वहां से मैथमेटिकली एक का निकाल लीजिए। तो हम लोग मैथमेटिकली एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। और समझ में आया कॉन्सेप्ट ना कि एक एटम दिखाई नहीं देता है, एटम एसोसिएशन में रहते हैं और एसोसिएशन में ही दिखाई देते हैं। तो अब यहीं से दूसरी बात समझेंगे। एटम का जब एसोसिएशन होता है तो वो एसोसिएशन 3 टाइप का होता है। यानी एटम एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक तरह से कह सकते हैं जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो 3 टाइप का। तो हम लोग उसी 3 टाइप को डील करेंगे। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एटम का जो साइज है वो एसोसिएशन पे डिपेंड कर रहा है, और चूंकि एसोसिएशन 3 टाइप का है इसीलिए एटम का जो साइज है, एटॉमिक साइज,
या एटॉमिक रेडियाई, ये 3 टाइप का है बेटा। पहला टाइप है मेटैलिक रेडियस, इसी का दूसरा नाम है क्रिस्टलाइन रेडियस। मेटैलिक रेडियस या क्रिस्टलाइन रेडियस, इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करते हैं R, नीचे लिखते हैं M। ये रिप्रेजेंटेशन है मेटैलिक रेडियस का। M का मतलब आप मेटैलिक समझें, मेटैलिक या क्रिस्टलाइन। और दूसरा है हमारे पास, उसको हम लोग नाम देते हैं कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं RC से। और तीसरा है हमारे पास वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस RV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटम के एसोसिएशन के हिसाब से, चूंकि एसोसिएशन 3 टाइप का होता है, इसीलिए एटॉमिक साइज 3 टाइप का होगा प्रैक्टिकली। हालांकि सबको हम एटम का ही साइज कहेंगे, मगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हिसाब से या नेचर ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट लिख देता हूं। इसका मतलब ये है, ये साइज ऑफ मेटल है। मेटल के साइज को कहते हैं मेटैलिक रेडियस, जबकि यहां पर कोवैलेंट का मतलब हुआ साइज ऑफ नॉन मेटल। साइज ऑफ नॉन मेटल एक्सेप्ट इनॉट गैस। हालांकि इनॉट गैस भी नॉन मेटल है। इनॉट गैस को छोड़कर जितने नॉन मेटल हैं उसके साइज को कोवैलेंट रेडियस कहा जाएगा, जबकि वंडरवाल रेडियस कहते हैं साइज ऑफ इनॉट गैस। साइज ऑफ इनॉट गैस। अब देखो क्या होता है। होता ये है, मेटल एटम एसोसिएट टुगेदर विथ मेटैलिक बॉन्ड। यानी एटम मेटैलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहे तो कहेंगे कि मेटल है। यानी मेटल हमेशा मेटैलिक बॉन्ड बनाता है बेटा। थोड़ा देर बाद डील करेंगे मेटैलिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और वंडरवाल रेडियस में क्या फ़र्क है। धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसीलिए इसको हम लोगों ने बी पार्ट नाम दिया है। 3A ही आपका मेन तीसरा लेक्चर है। 3B जो है वो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली या हाई लेवल हम लोग चले जाते हैं तो वो एक्सप्लेन कर देता है। क्योंकि मेरा खुद पर्सनली ये मानना है कि दुनिया में एक्सेप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर से केमिस्ट्री के बारे में ये मशहूर किया गया है कि केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्यों होता है? क्योंकि लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करते। ये एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का या जिस स्टैंडर्ड में वो है उसको समझने में दिक्कत हो, इसलिए कह देते हैं बेटा ये थ्योरी या रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए एक्सेप्शन है। मगर एक्सप्लेनेशन हर एक्सेप्शन का है। इसलिए मैं कहता हूं जब एक्सप्लेनेशन आ गया तो फिर एक्सेप्शन कैसे हुआ। इसीलिए हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है।
जहां कहीं पर भी आपको एक्सेप्शन कहा जाए तो आप समझ जाइए कि इसका आगे कभी फ्यूचर में या मुमकिन है कि जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर आ गया तो वो एक्सेप्शन नहीं है। खैर, तो मैं उसी एक्सप्लेनेशन के तौर पे आ रहा हूं जो एक्सेप्शन आपको 3A में पढ़ाया गया है, वो 3B जो टॉपिक है हमारा उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेटल एक दूसरे को एसोसिएट करता है मेटैलिक बॉन्ड। हालांकि मेटैलिक बॉन्ड हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल आप बस इतना जानो कि दो एटम मेटल के एक्सटर्नली टच कर दें एक दूसरे को, एक्सटर्नली टच करेंगे, या टच के माने हैं बॉन्ड, बॉन्डेड। अब देखो क्या होता है, ये एक एटम है हमारे पास, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये न्यूक्लियस है इस एटम का, और ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस का सेंटर, सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी, यही हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। तो ये एक एटम है बेटा, एक एटम है ये, और ये मेटल है। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा, और दूसरी तरफ भी एटम होगा बेटा, तो वो एटम इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू अट्रैक्टेड होंगे। ये दूसरा एटम है। यहां पर समझने के लिए सिर्फ हम दो एटम बना रहे हैं, एटम 1 एटम 2। तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो होंगे वो दोनों न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से दोनों एटम एसोसिएट हो जाता है। यानी यूँ समझो कि दो एटम एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो गया, इसी को मेटैलिक बॉन्ड कहते हैं। और सारे मतलब मेटल जो होते हैं वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं, ऊपर नीचे सारे के सारे। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर ऊपर दिखला देता हूँ आपको कि मैं न्यूक्लियस नहीं दिखला रहा हूँ। मान लो ये एक कंप्लीट एटम है, ये कोई दूसरा एटम है, ये कोई तीसरा एटम है। इस तरह से सॉलिड एसोसिएटेड होते हैं। सारे एक्सटर्नली टच होते हैं, तब जाकर आपको कहीं विजुअलाइज होता है, दिखता है कोई चीज। एक एटम नहीं दिखाई दे रहा है, बट एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम एसोसिएटेड होते चले जा रहे हैं, तब वो दिख रहा है। और इस तरह का जो बॉन्ड बनाता है बेटा, वो मेटल बनाता है। मेटल अपने ही दूसरे मेटल के साथ इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग मेटैलिक बॉन्ड कहते हैं। जनरली 9th-10th लेवल पर ये बॉन्ड हमें नहीं पढ़ना होता है। जैसे ही हम 11th में जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में मेटैलिक बॉन्ड पढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा हाई लेवल जा रहे हैं, लेकिन एहतियात भी बरत रहे हैं कि आपको समझ में आए। इसीलिए मैंने कहा मेटैलिक बॉन्ड का मतलब समझना एक्सटर्नली टच कर रहा है, यानी दो एटम आए हैं, एक्सटर्नली टच कर गए। देखो, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दिख रहा है। अब साइज पर हम थोड़ी देर बाद लौटेंगे। सिर्फ अभी बताया मैंने कि एटम का एसोसिएशन होता है, वहां से साइज डिटरमाइन करते हैं। कोवैलेंट रेडियस नॉन मेटल का होता है। एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं आपको, जो नॉन मेटल के एटम है, नॉन मेटल एटम, आप इसको कह सकते थे एटम ऑफ नॉन मेटल, एक ही बात है। नॉन मेटल के जो एटम है वो कहते क्या है, एसोसिएट टुगेदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है तो मैं बताऊं। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना, वो बहुत डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास में। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेस्ड है। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगा, ऑक्टेट रूल आ जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी बेटा। ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ही आता है, बट डायरेक्शनल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर,
सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको बस क्या सुनना है वो सुनिए। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब समझिएगा, ओवरलैपिंग बॉन्ड या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। चूंकि ऑर्बिटल मैंने 9th लेवल पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसीलिए ऑर्बिटल पर नहीं आए। तो आप समझो ओवरलैपिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एटम अगर एक दूसरे को बाहर से टच करें खाली तो उसे कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। लेकिन दो एटम एक दूसरे के अंदर चले जाएं तो उसे कहेंगे हम लोग ओवरलैपिंग। मतलब क्या है, मतलब यहां दिखेगा एक एटम ये है और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सेंटर। दूसरा एटम एक्सटर्नली टच नहीं कर रहा है बल्कि अंदर तक चला गया है, और इसी को कहते हैं हम लोग, ये दो जो है ना एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट किया, यही ओवरलैपिंग जोन है बेटा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग जोन होगा उतना मजबूत बॉन्ड होगा, जितना कम ओवरलैपिंग जोन उतना कम स्ट्रांग बॉन्ड होगा, यानी वीक बॉन्ड होंगे। तो ओवरलैपिंग जोन होता है। तो आप समझो कि दो एटम जब आप एसोसिएट कर रहे हो तो बेटा दो बातें अब तक समझ में आई, या तो वो एक्सटर्नली टच करे या वो अंदर तक आ जाए। अगर वो अंदर तक आ गया तो कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बनाने की प्रोबेबिलिटी नॉन मेटल के अंदर है। नॉन मेटल हमेशा एक दूसरे के अंदर समाता है, तो ये एसोसिएशन कहलाता है नॉन मेटल का या कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इसके रेडियस को या इसके साइज को कोवैलेंट रेडियस कहेंगे। अच्छा, वंडरवाल या इनॉर्ड गैस क्या है? तो इनॉर्ड गैस जो है ना, एटम ऑफ इनॉर्ड गैस आर एसोसिएटेड थ्रू वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिस्ट्री में जब भी मैं बोलूं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तुम समझना फिजिक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फिजिक्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है केमिस्ट्री में उसी को वंडरवाल फोर्स कहते हैं। दोनों का दोनों, मतलब फिजिक्स का ग्रेविटेशन और केमिस्ट्री का वंडरवाल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नेचर का नहीं हुआ, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का। और दूसरी बात, मास पर डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करता है, जो फोर्स मास पे डिपेंड करता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मास पे डिपेंड करता है और साथ साथ डिस्टेंस पे भी करता है, लेकिन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। मास जैसे जैसे बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। वंडरवाल फोर्स भी अट्रैक्टिव नेचर का है और ये भी मास पे डिपेंड करता है, ये भी मास पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे बताया जाए, दो एटम, एक एटम ये है, कुछ दूर पर दूसरा एटम होगा, इसलिए कहते हैं गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और यही वजह है कि इनॉर्ड गैसियस नेचर का होता है। तो जो नॉन मेटल में खास तौर से इनॉर्ड वाले हैं उनके एटम के बीच में गैप होता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर, जहां से हम लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन आज का शुरू किया है। मैंने कहा था अकेला एटम नहीं दिखता, ठीक है भाई, हम एटम का एक एसोसिएशन देखेंगे, वही एसोसिएशन एग्जिस्ट करेगा। अब उस एसोसिएशन से हम लोग एटम का साइज निकालेंगे। तो मान लो जब आप एटम का एसोसिएशन बना रहे हो तो आपके जहन में क्या आया कि एटम अगर आपस में मिलेगा तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर समा जाए, या बाहर तक आए, या कुछ टच ना रहे, कुछ दूर पे रहे, कुछ डिस्टेंस पे रहे। यही तीन फिनोमेना हो सकता है, चौथा कोई फिनोमेना नहीं। दो एटम को करीब लाइए, हो सकता है करीब आया है टच नहीं किया है, हो सकता है टच किया हो, या हो सकता है टच करके और अंदर चला गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा था तो वो टच करने के बाद अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करने लगा। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एटम को एसोसिएट कीजिएगा,
मेरे ख्याल से यही 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अब चूंकि मैंने 2 एटम लिखा है, एटम 1 एटम 2, तो यहां भी लिख दूं दिस इज 1 एटम, दिस इज सेकेंड एटम। 2 एटम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और 2 एटम अगर एक दूसरे से दूर है बेटा, तो इसको हम लोग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इनर्ट गैस कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये मॉलिक्यूल कभी नहीं बनाती है, ये मॉलिक्यूल्स कभी नहीं बनाती है। तो ये तो ठीक है भाई, एसोसिएशन हम लोगों ने देखा कि 2 एटम अगर एसोसिएट करेगा तो 3 तरीका है। अगर एक्सटर्नली टच कर लिया तो मेटालिक बॉन्ड, और ऐसा बनाते हैं सिर्फ मेटल, मेटल हमेशा एक्सटर्नली टच करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल है इनर्ट गैस को छोड़कर, इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाता। तो जब नॉन मेटल बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बॉन्ड क्या होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे कि अंदर की तरफ ओवरलैपिंग होंगे। तो ठीक है भाई, ये ओवरलैपिंग हो गया। और इनर्ट गैस जो होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता है, अकेला अकेला इंडिविजुअल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट चूंकि हमें दिख नहीं रहा है तो उसका भी एक अट्रैक्टिव नेचर है, चूंकि मास तो सबके पास है, तो ये मास की वजह से, ये मास की वजह से एक दूसरे के करीब आता है। चूंकि बॉन्ड नहीं बनाता इसलिए डिस्टेंस है। तो ठीक है, ये तो एसोसिएशन समझ में आ गया कि मेटल एक्सटर्नल टच करेगा, नॉन मेटल ओवरलैप करेगा, इनर्ट गैस दूर दूर रहेगा। जो एक्सटर्नल टच करेगा उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड पे नाम है मेटालिक रेडियस। और चूंकि सॉलिड नेचर के होते हैं इसलिए क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर सॉलिड, इसलिए उसको सॉलिड का दूसरा नाम क्रिस्टलाइन भी है। लैटिस भी कहते हैं, क्रिस्टल भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन रेडियस, लैटिस रेडियस, मेटालिक रेडियस सब एक ही चीज़ है बेटा, मेटालिक बॉन्ड। कोवैलेंट रेडियस को आगे चल के आप पढ़ेंगे नेटवर्क भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोवैलेंट रेडियस ही समझें। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ओवरलैपिंग होता है। और इनर्ट गैस तो वैन डर वाल रेडियस है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक तो सिर्फ इतना समझ में आया कि ठीक है, एक अकेला एटम हमको दिखता नहीं था, तो हमें जो दिख रहा है वो एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब दिखने के बाद हमें साइज निकालना है। तो साइज सुनो कैसे निकला। साइज निकला न्यूक्लियस से। इसको हम लोगों ने कहा दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। अब सब जगह दिखलाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं दिखला रहा हूँ न्यूक्लियस, इसके अंदर दिखला रहा हूँ दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यह एटम का साइज है। तो ठीक है भाई, हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से सिर्फ पता चला था कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो हमें न्यूक्लियस खाली पता है एटम का, चूँकि एटम का बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा तो खाली है। तो आप याद कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो क्लास जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट समझाया था आपको, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। यानी वो अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करा रहा है और वहां पर्दे पर या यूं समझिए सरफेस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। जिंक सल्फाइड से जब भी अल्फा रे टकराता है वहां स्पार्क होता है, एक ग्लो होता है। बीच में कुछ पोर्शन में ग्लो नहीं होता है, जिस पोर्शन पे ग्लो नहीं होता है वही आपका एटम का सेंटर है। सेंटर को हम लोग कहते थे न्यूक्लियस। तो अगर आपका एक एसोसिएशन है और आपने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया तो जहाँ जहाँ सेंटर होगा वहाँ वहाँ ग्लो नहीं करेगा, तो आपको सेंटर से सेंटर की दूरी निकल जाएगी। हमें यही करना है बेटा, सेंटर से सेंटर की दूरी ले लेना है। यानी रियलिटी ये है कि एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखिएगा तो आपको सेंटर दिखाई देगा, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सब दिखाई नहीं देगा। ये तो बाद में पता चला कि ओवरलैप करते हैं या एक्सटर्नल टच करते हैं, मेटालिक बॉन्ड है, कोवैलेंट। आपको जनरली सारे, अब ये है ना, इसके अंदर जितने भी एटम हैं सबका आपको खाली यहाँ पे मान लीजिए मैं लाइट पास करूँ अल्फा रेज, और सामने जहाँ जहाँ लाइट नहीं दिखाई देगी उन पॉइंट को मैं निशान लगा लूँगा। जहाँ जहाँ लाइट दिखाई नहीं देगी या ग्लो नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर न्यूक्लियस होगा, क्योंकि अल्फा रेज आया होगा न्यूक्लियस से टकराकर वापस। तो न्यूक्लियस के ठीक सामने जो पोजीशन होगा वो आपका बिल्कुल ब्लैंक होगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम निशान लगा लेंगे कि इस पॉइंट पे ग्लो नहीं हुआ है। फिर अगला, फिर उन दोनों को मिला देंगे बेटा, तो 2 न्यूक्लियस को मिला देंगे। इसको हम लोग डी कहेंगे, दिस इज कॉल्ड डी।
दो न्यूक्लियस को पहले मिलाइए, क्योंकि न्यूक्लियस का सेंटर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटली बड़े आराम से निकल जाएगा। तो जो भी एसोसिएशन था हमारे पास उसका हमें साइज देखना था, उस पर अल्फा रेस की बम्बार्डिंग कराया। अल्फा रेस की बम्बार्डिंग के बाद जहां जहां ग्लो नहीं हुआ उन पॉइंट को हम लोगों ने सेंटर कहा और दो लगातार सेंटर को मिला दिया। कोई भी दो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दाएं बाएं जैसे भी करना है मिला दीजिए, दो सेंटर मिल गए। इन दो सेंटरों के बीच की दूरी को हमने नाम रखा d। अब मैं एटॉमिक साइज को समझा देता हूं। एटॉमिक साइज को क्या मैंने एटॉमिक रेडियस कहा था, और इस d को मैं डायमीटर कहता हूं। तो डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है। तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि एटॉमिक साइज का दूसरा जो अच्छा डिफिनेशन है वो ये है, एटॉमिक साइज के बारे में लिख रहे हैं, इट इज 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। वहां पर हम लोगों ने क्या कहा था, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी। इससे पहले वाला जो लेक्चर था 3rd A, उसमें हम लोगों ने कहा था सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी जो है बेटा वही हमारा एटॉमिक साइज है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक एटम तो दिखाई देता ही नहीं है। जब वो दिखाई नहीं देता तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहाँ से दिखाई देगी। चलो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो पता चल जाएगा, न्यूक्लियस तो आपको दिख जाएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन ऑर्बिट कहाँ पता चलेगा। ऑर्बिट तो एम्प्टी पाथ, वो तो एक इमेजिनरी पाथ है। तो ऑर्बिट दिखता उगता नहीं है आपको, इमेजिनरी पाथ है। तो जब ऑर्बिट नहीं दिख रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक आप नहीं पहुंच सकते। तो 1/2 को हम लोग कहेंगे एटॉमिक साइज, मतलब R इज इक्वल टू d/2। यही है d का आधा, आधा को कहते हैं 1/2 या 1/2 या सिंपली हाफ। तो ये हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, जहां d क्या है, R तो एटॉमिक रेडियस हो गया, वेयर R बराबर हो गया एटॉमिक रेडियस और D बराबर हुआ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नाम से पता चल रहा है इंटर का मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस, यानी दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच की दूरी। मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, ये न्यूक्लियस बीच की दूरी, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम लोग d कहेंगे। और याद रखो d एक्ट एज डायमीटर, क्योंकि एटम स्फेयर है ना बेटा, तो स्फेयर के अंदर डायमीटर का काम जो करता है वो आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी d है। तो जब ये डायमीटर है तो क्या हम लोग इसको रेडियस कहेंगे, तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या आपको दिखाई देता है, प्रैक्टिकली आपको ये ऑर्बिट दिखाई नहीं दे रहा है, खाली इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर, सेंटर को मिला दो और आधा कर दो बेटा, यानी यहां एकदम हाफ कर दो। इस दूरी को हम लोग रेडियस कहेंगे, चूंकि मेटल है तो RM नाम रख देता हूं। यहां पर भी सेंटर से सेंटर को मिला दिया, d हुआ, d का हाफ कर दो बेटा, ये पूरा d है ना, इसका आधा कर दो। इस डिस्टेंस को हम लोग RC कहेंगे। यहां पर भी हाफ कर दो बेटा, दिस इज RV। यानी एटम तो यहीं तक था, लेकिन एटम हमको दिख नहीं रहा। तो यूं समझो कि ऑर्बिट तुमको दिख नहीं रहा है, ऑर्बिट नहीं दिख रहा, सिर्फ सेंटर दिख रहा है। इनको मिलाओगे d होगा, इसका आधा कर देना, यानी यहां तक माना जाएगा एक एटम, उसके बाद दूसरा एटम। लेकिन रियल में
इसका साइज उतना बड़ा नहीं है, तो Z इफेक्टिव लगाते बेटा तो इनर्ट गैस का साइज तो छोटा आता। मगर चूंकि इनर्ट गैस अकेले अकेले एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, यानी एसोसिएशन अगर ये बनाएगा तो इनके बीच में पार्टिकल का या एटम का गैप बहुत ज़्यादा होगा। उस गैप की वजह से D बढ़ गया है। D चूंकि बढ़ गया है इसीलिए D का आधा भी बढ़ गया है। तो एकदम आसान है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो और एक दूसरे को एसोसिएट करो कि यार दो एटम हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किए, सेंटर से सेंटर का आधा कर दे, एक्सटर्नली टच किए खाली आधा कर दे, दूर हैं आधा कर दे, तो तुझे प्रैक्टिकली खाली सेंटर दिखाई देगा हर जगह का। सेंटर का सेंटर मिला दे, D हो जाएगा, D का ऑफ कर दे, तो यही Rm हो जाएगा मतलब मेटालिक रेडियस, ये Rc हो जाएगा मतलब कोवैलेंट रेडियस, और ये हो जाएगा वंडर वाल रेडियस। तो हकीकत ये है कि ये चीज़ें तो अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि इनका ऑर्डर क्या है, तो सबसे बड़ा साइज होगा वंडर वाल रेडियस, क्योंकि वंडर वाल रेडियस के अंदर पार्टिकल दूर दूर है, तो D भी ज़्यादा बेटा, तो D का आधा भी ज़्यादा, सबका आधा कंपेयर कर ले। सबसे छोटा कौन? कोवैलेंट। तो ये सच्चाई है बेटा। अगर मैं इन तीनों में ये जो एटम का एसोसिएशन पढ़ा, प्रैक्टिकल बात कि हमें साइज कैसे डिटरमाइन करनी है, तो डिटरमाइन हमको इससे करनी है, क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं या यूँ समझो कि एसोसिएटिव फॉर्म में रहते हैं। तो एसोसिएटेड फॉर्म से हम लोग पहले दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी निकालेंगे, उसका आधा करेंगे तो आपको एटम का साइज निकलेगा। ये एटम का साइज रियल साइज नहीं है, मगर काम यही आना है, प्रैक्टिकल यही है, यही निकालेंगे। तो आप देखें इनका ऑर्डर क्या है एटम के साइज का, और ये मैं एटम का निकाल रहा हूं, मॉलिक्यूल का नहीं निकाल रहा हूं, ये तो इंडिविजुअल एटम का निकाला है मॉलिक्यूल के हेल्प से। तो आप अगर ऑर्डर देखें तो क्या कहेंगे, वंडर वाल रेडियस बड़ा, उसके बाद मेटालिक रेडियस, फिर कोवैलेंट रेडियस। तो एटम के साइज का अगर मैं ऑर्डर पर हूं नेचर ऑफ बॉन्डिंग या एसोसिएशन के बाद, तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा साइज है वंडर वाल रेडियस। और वंडर वाल रेडियस किस में पाया जाता है? इनर्ट गैस में। इसीलिए बेटा इनर्ट गैस का साइज सबसे ज्यादा, इनर्ट गैस का साइज सबसे ज्यादा। और सबसे छोटा किसका? सबसे छोटा नॉन मेटल का, क्योंकि नॉन मेटल बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग सबसे पहले डील कर रहे हैं पीरियड में, क्योंकि पीरियड में ही ये कॉन्सेप्ट लगता है, पीरियड में ही मेटल धीरे धीरे नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट कर रहा होता है। चलो मैं जानबूझकर स्टार्ट करता हूं सेकंड पीरियड से। तो जरा मुझे बताया जाए सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में क्या लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब हम लोग इनर्ट गैस को भी कंसीडर करेंगे, और मैं यहाँ टाइप ऑफ एटम देख रहा हूँ। तो मुझे बताया जाए लिथियम और बेरिलियम क्या ये दोनों के दोनों मेटल हैं? तो इनके अंदर जो साइज आएगा बेटा वो मेटालिक रेडियस। लिथियम के एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, बेरिलियम के एटम आपस में जुड़े हुए होंगे, एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। अच्छा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर द नॉन मेटल, दीज आर नॉन मेटल, ओवरलैप करते हैं बेटा। इनर्ट गैस, नियॉन इज अ इनर्ट गैस, हालांकि ये भी नॉन मेटल है, मगर ये बनाता है वंडर वाल रेडियस और ये बनाता है कोवैलेंट रेडियस। तो अब बताओ मुझे, क्या कोवैलेंट रेडियस से बड़ा हो जाएगा वंडर वाल रेडियस और कोवैलेंट से बड़ा हो जाएगा मेटालिक रेडियस? ये मेटालिक रेडियस, दोनों मेटल है,
और ये नॉन मेटल। अच्छा, बोरॉन के बारे में कहा था कि बोरॉन जो है बेटा वो वैसे तो है सेमी मेटल, सेमी मेटल का मतलब ही होता है मेटलॉइड, मेटलॉइड, लेकिन आपको क्या करना है, कंसीडर इट एज अ नॉन मेटल, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की ज्यादा होती है। तो आप इसको भी नॉन मेटल माने और इसको नॉन मेटल मानकर इसके रेडियस को भी कोवेलेंट रेडियस बोले। तो सिर्फ दो ही मेटल हुए बेटा, लिथियम बेरिलियम, उसके बाद ये सब का सब क्या है, नॉन मेटल। नियॉन भी नॉन मेटल है बट ये इनॉर्ड गैस है, इसलिए वंडर वाल रेडियस। तो ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, उस बेस पे था। अब देखो इसका अगर मैं सही ऑर्डर लिखूं जो लिखता था मैं, तो सबसे बड़ा साइज चूंकि वंडर वाल का है इसलिए नियॉन, नियॉन के बाद आवेंगे इधर मेटल, मेटल के बाद आवेंगे इधर नॉन मेटल। तो ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है व्हाई इनॉर्ड गैस इज लार्जेस्ट इन साइज इन देयर corresponding पीरियड्स। इनॉर्ड गैस अपने पीरियड में क्यों सबसे बड़ा साइज रखता है, ड्यू टू वंडर वाल रेडियस। हाँ, अब कंफ्यूजन क्या है, लिथियम बेरिलियम ये दो हैं, अब इनका कैसे लिखेंगे भाई। तो चूंकि दोनों के दोनों मेटल हैं, जब एकदम सेम टाइप आ जाए, बोथ आर मेटल, दोनों को एक्सटर्नली टच करना है, तब देखेंगे जेड इफेक्टिव या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। जब सेम नेचर रहता है तब देखते हैं ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। तो अब मुझे बताइए, लिथियम और बेरिलियम में क्या लिथियम का ऑर्बिट बड़ा होगा, बेरिलियम में तो Z ज़्यादा है ना, तो उसको खींच के अंदर ले आएगा, तो एसोसिएशन भी नज़दीक नज़दीक होंगे। तो मतलब वही है लिथियम बेरिलियम, बस इनॉर्ड गैस को छोड़ दीजिए, बाकी वही Z इफेक्टिव के ऑर्डर लिखेंगे, क्योंकि मुझे एक्सेप्शन को सिर्फ एक्सप्लेन करना था बेटा। तो नियॉन गैस का क्यों साइज बड़ा है, ड्यू टू वंडर वाल रेडियस, इसलिए ये समझाया गया। अब मेटल का जहाँ तक साइज है, तो मेटल में लिथियम बेरिलियम में पहले आ जाएगा लिथियम, उसके बाद आ जाएगा बेरिलियम। चूंकि लिथियम के अंदर दो ऑर्बिट, खींचने के लिए न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, यहाँ 2 ऑर्बिट, खींचने के लिए न्यूक्लियस में 4। तो सेकेंड ऑर्बिट को यहाँ 4 से खींचा जा रहा है, यहाँ 3 से कम खींचा गया, 4 से ज़्यादा खींच लिया गया, ज़्यादा खींचने की वजह से साइज़ कम हो गया। उसके बाद लगातार लिख दीजिए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सेकेंड ग्रुप में सबसे छोटा साइज हेलोजन का, हर पीरियड में अगर आप देखिए तो हेलोजन का साइज कम है और इनॉर्ड गैस का साइज ज़्यादा है। तो इन्हीं को कहा गया था मेटालिक रेडियस, बोरॉन से लेकर इसको कहा गया था कोवेलेंट रेडियस, और ये तो है ही वंडर वाल रेडियस। थर्ड पीरियड में भी इसी तरीके से होगा। अगर मैं थर्ड पीरियड ले लेता हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, वही कॉन्सेप्ट है थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में क्या होगा वो देखते हैं। थर्ड पीरियड में हम लोग ये पाते हैं कि सोडियम होता है मेटल, फिर मैग्नीशियम होता है मेटल, फिर एल्युमिनियम होता है। भले बोरॉन को नॉन मेटल कंसीडर किया है, लेकिन उसी के ग्रुप में एल्युमिनियम है, इसको मेटल कहेंगे, और ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है बेटा, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब देखो, क्या मैं कहूँगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम दे आर मेटल्स, तो इनका तो साइज मेटालिक रेडियस है। सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, इसको कहूँगा नॉन मेटल, हालांकि सिलिकॉन मेटलॉइड है बेटा, बट यहाँ पर सिलिकॉन भी, सिलिकॉन सही बात तो ये है नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, नॉन मेटल की तरह, लेकिन होता क्या है, सेमी मेटल, दे आर सेमी मेटल, यानी मेटेलिक।
मेटेलोइड, मेटेलोइड। और इसे भी कंसीडर करना है आपको नॉन मेटल की तरह। एक्चुअली ये क्यों है? ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। सिर्फ लिख लो 11th क्लास की चीज, डायगोनल रिलेशनशिप सिर्फ लिख लो। क्या है, सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बता रहे हैं। आप बस जानो कि सिलिकॉन एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। और केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है पीरियोडिक टेबल में, डायगोनल रिलेशनशिप। चूँकि आपको 11th एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है पीरियोडिक टेबल। वो तो 11th में जब आप आएंगे तब पढ़ेंगे, नीट और IIT JEE और एडवांस मेंस के लिए, तब आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी भी 9th-10th लेवल की अगर मैं बात करूं या एंट्रेंस की बात करूं, तो भी अच्छा खासा लेवल हम लोग लेकर चल रहे हैं। बेसिक या फाउंडेशन के बाद सारे एक्सप्लेनेशन के लिए, फंडामेंटल के लिए थोड़ा एडवांस वर्जन पे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सिर्फ इशारे में कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है। तो देखो, पहला ग्रुप हमारा है, मैं हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा, ली ना करूँ रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप में आएंगे बेटा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजे। इसके बाद बेटा है बाल, गंगा, इंडियन तिलक। यहाँ पर है बेटा कै, सी, गीट। यही ऑर्डर है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। उसी तरीके से यहाँ है नाना, पापा, आंटी, उस से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनर्ट गैस को रहने दिया। तो देखो डायगोनल क्या होता है, पहले ग्रुप का लिथियम और दूसरे ग्रुप का मैग्नीशियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, यानी लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी। उसी तरीके से बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी एक जैसी। याद करो, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक बनाता था, एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक बनाता है। बोरॉन और सिलिकॉन दोनों का दोनों मेटलवाइड, बोथ आर मेटलवाइड। दोनों के दोनों मेटलवाइड होने के बावजूद इनके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर नॉन मेटल है। बोरॉन चूंकि नॉन मेटल होता था तो सिलिकॉन भी नॉन मेटल की तरह काम करेगा। बट अगर हम बात करें तो रियल में ये मेटलवाइड्स होते हैं। कार्बन, फास्फोरस दोनों का दोनों सॉलिड नॉन मेटल है, दोनों के दोनों एलोट्रॉप्स बनाते हैं। खैर, नाइट्रोजन, सल्फर, इनका भी कह सकते हैं डायगोनल रिलेशनशिप है, और ऑक्सीजन और क्लोरीन का रिलेशनशिप, ये कहलाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप प्रॉपर्टी वाइज। अब क्या है कि इनका साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम मानी गई है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये चूंकि एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए सिर्फ इशारा देंगे आपको। तो ये इशारा है कि डायगोनल इस तरह से हो रहा है और इनके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि दोनों सिमिलर हैं। तो ऑक्सीजन क्लोरीन की हद तक, बहुत हद तक सिमिलर है बेरिलियम एल्युमिनियम के, बोरॉन सिलिकॉन के। तो ये जब पीरियोडिक टेबल आपके जहन में होगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके से एलिमेंट आपस में डायगोनली होते हैं और इनकी एक रिलेशनशिप होती है। उस रिलेशनशिप को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, और वो कहता है कि ये आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं प्रॉपर्टी वाइज। तो बहरहाल खैर, तो हम लोग सिर्फ ये लिखना चाहते थे कि सिलिकॉन वैसे तो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड्स, लेकिन इसको हम लोग इस वक्त पढ़ेंगे नॉन मेटल की तरह, नॉन मेटल की तरह। तो मैं वापस आ जाता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, दीज आर द मेटल्स, जबकि सिलिकॉन मेटलवाइड था, नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा क्लोरीन तक। आर्गन को क्या बोला था? इनर्ट गैस। फिर से वंडरवाल रेडियस।
तो तेरा ध्यान से सुनो, कोवैलेंट और वंडरवाल में वंडरवाल का साइज बड़ा, कोवैलेंट मेटल में मेटालिक का साइज बड़ा। अब इन मेटल्स में सबके सब मेटल हैं तो n देखेंगे, n किसका बड़ा है, n सबका बराबर है। n अगर सबका बराबर है, पीरियड में n बराबर होता है, तो फिर देखेंगे z इफेक्टिव किसका ज़्यादा है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, z इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है। यहाँ पर भी सब सेम नेचर के हैं, साइज घट रहा है, z बढ़ रहा है, z बढ़ रहा है, z इफेक्टिव बढ़ रहा है, z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घट रहा है। तो ये ऑर्डर आ गया। इसको अगर अरेंज करके लिखें तो वही लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बेटा, आर्गन, क्योंकि वंडरवाल रेडियस है। उसके बाद कौन होगा, मेटालिक। मेटालिक में भी पहले कौन आएगा, सोडियम। सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन खींच रहे हैं, मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन, वही तीसरे ऑर्बिट को 12 प्रोटॉन खींच रहा है, वही तीसरे ऑर्बिट को 13 प्रोटॉन खींच रहा है एल्युमिनियम। याद करोगे एल्युमिनियम अपने ग्रुप वाले में एक्सेप्शन था, यहां पर नहीं होगा, पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ग्रुप वाले में एक्सेप्शन था एल्युमिनियम गैलियम के मुकाबले में। बाकी जगह तो एकदम जनरल ट्रेड फॉलो होगा। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो आप देखिए इनॉर्ड गैस सबसे बड़ा साइज और सबसे छोटा हेलोजन। सेकंड ग्रुप में भी यही था, हेलोजन्स। 17वां ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साइज छोटे होते हैं बेटा और इनॉर्ड गैस के साइज बड़े होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है आपके पीरियड के अंदर इनॉर्ड गैस का बड़ा होने का। लेकिन इन जनरल अगर आपसे सवाल पूछे तो आप कहिएगा पीरियड में साइज घटता जाता है, ग्रुप में बढ़ता जाता है। हालांकि फर्स्ट ग्रुप में ये बात लागू नहीं होती है, सॉरी फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड में क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट थे बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम। यहां पर डिक्रीज नहीं होगा बल्कि यहां तो इंक्रीज होगा। हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वंडरवाल का साइज बड़ा, वैसे भी इनॉर्ड गैस का साइज बड़ा है। तो फर्स्ट पीरियड में आपको लग रहा है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम, लग रहा है साइज बढ़ रहा है। बाकी जगह साइज घट रहा है। इस इनॉर्ड गैस को हटा दो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसी चलने को कहते हैं पीरियड में चलना, लेफ्ट से राइट, साइज घटता जा रहा है। बट फर्स्ट पीरियड में बढ़ रहा है बेटा। बट फिर भी हम लोग फर्स्ट पीरियड को या इनॉर्ड गैस को एक्सेप्शन मानते हुए जनरल अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है तो आप कहेंगे ऑलवेज डिक्रीजेस, कभी नहीं कहेंगे इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, कुछ नहीं। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए इतने डिटेल में हम गए हैं, वरना इससे पहले वाली क्लास में आपको साफ साफ कह दिया गया था कि ग्रुप में साइज बढ़ेगा, बढ़ने की वजह ऑर्बिट, पीरियड में साइज घटेगा, घटने की वजह जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप सिंपली जेड कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। बाकी ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कि किसका साइज ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। अब यहाँ पर ही एक सवाल पूछते हैं बच्चे कि सर अगर इनॉर्ड गैस का साइज सबसे ज़्यादा है तो सीजियम का साइज बड़ा क्यों हुआ? वाई सीजियम, वाई नॉट रेडॉन? क्योंकि इनॉर्ड गैस में आइएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेडॉन, रेडॉन। एक सवाल जहन में आता है, अगर आप पीरियड टेबल को अच्छे से देखिए तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये है हमारा पहला इनॉर्ड गैस हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेडॉन, रेडॉन, और इधर बना रहा हूँ पहला ग्रुप, यहीं पे बना देता हूँ पहला ग्रुप हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप में है लिथियम, फर्स्ट ग्रुप में है सोडियम, यही सोडियम जाता है आर्गन पे ख़त्म होता है, यहाँ पे आएंगे पोटेशियम, यहाँ आएंगे रुबेडियम और यहाँ आएंगे बेटा सीजियम। तो जैसे जैसे हम लोग इनॉर्ड गैस जा रहे हैं, इनॉर्ड गैस का साइज बड़ा है, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। और मैं इसी के सामने हेलोजन ग्रुप भी लिखूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और यहां पर है हमारा फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा था इसलिए हटा दिया।
तो जनरली आप क्या देख रहे हैं, लिथियम का साइज बड़ा है, छोटा होता गया, फ्लोरीन छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। यानी मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं बेटा। सेकंड पीरियड में इसको बोलूंगा स्मॉल, इसको बोलूंगा लार्ज। थर्ड पीरियड में इसको बोलूंगा स्मॉल, इसको बोलूंगा लार्ज। फोर्थ पीरियड में इसको बोलूंगा स्मॉल, इसको बोलूंगा लार्ज। फिफ्थ पीरियड में इसको बोलूंगा स्मॉल, इसको बोलूंगा लार्ज। पीरियड की बात कर रहा हूं। लेकिन बेटा जब हम लोग सिक्स्थ में आते हैं, ये है हमारा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, याद रखोगे छठा। सिक्स पीरियड में जब आप आते हैं तो ये लार्ज नहीं रहता, ये स्मॉल जरूर बनेगा मगर ये लार्ज हो जाता है। और जैसे ही सेवंथ पीरियड में आते हैं तो मैंने कहा था इन दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसका साइज कम हो जाएगा, सीजियम का साइज सबसे ज्यादा। अब ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आती है। फर्स्ट पीरियड में ये हमारा स्मॉल है, ये हमारा लार्ज है। तो पहले मैं ग्रुप पर ही देख लेता हूं। तो आप देखो इनमें अगर देखें, इनमें तो मुझे दिख रहा है इससे बड़ा साइज इसका, इससे बड़ा इसका, इससे बड़ा इसके बड़ा, इससे बड़ा साइज बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। यहां भी साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज कौन हुआ? फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन और हाइड्रोजन में कंपेयर कीजिएगा तो हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होगा, हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो हाइड्रोजन समझ में आता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट, इसमें एक ही ऑर्बिट है बेटा, इसमें दो ऑर्बिट है। हाँ, सेकंड पीरियड में सबसे छोटा फ्लोरीन है, सेकंड पीरियड में सबसे छोटा फ्लोरीन है और सबसे बड़ा सेकंड पीरियड में नियॉन है। लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो सबसे छोटा ये, क्योंकि इसके बाद लगातार बढ़ती जा रही है वैल्यू। अच्छा, यहां पर घटता जा रहा था, इसको बड़ा होना था, ये नहीं हुआ। रीजन है सिक्स पीरियड में, याद रखिएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और सेवंथ पीरियड में एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी थोड़ा एडवांस लेवल की बात है, 12th क्लास में जाकर ये समझ में आता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो कुल मिलाकर बात ये है, एक्सप्लेनेशन तो है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप याद रखिए खाली कि सीजियम सबसे लार्जेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन है, और दोनों की वैल्यू भी बता दिया था मैंने पिकोमीटर में, वो वैल्यू आप याद रखें। बाकी सारे ट्रेंड सही हैं। अब रह गई बात, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड का ही पूछेगा, या ओवरऑल सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है ये पूछेगा। इसके अलावा साइज में, एटॉमिक साइज में क्वेश्चन नहीं आएंगे। यानी आज का जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जितने भी फैक्ट्स थे, वो हमने पहले पढ़ रखा है। आज बस फायदा ये है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मेन हमें आज पढ़ना था टाइप ऑफ एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज जो है ना, एसोसिएशन के हिसाब से 3 टाइप का होता है, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वन डेर वाल रेडियस, और उनके ऑर्डर्स क्या हैं। हो सकता है वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाए कि भाई रेडियस कितने टाइप के होते हैं और उनका ऑर्डर क्या है। तो वन डेर वाल सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटालिक, सबसे कम कोवेलेंट। तो ये रिलेशन हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये एंट्रेंस में पूछा जाए। बाकी सारा कुछ ऐसा ही होगा। तो याद रखिएगा, रेडॉन के न बड़ा होने के पीछे रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और फ्रेंसियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या नीचे आना, ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ जाना, फिर भी साइज का कम होना, एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है साइज का कम हो जाना। लास्ट एक बात बता देते हैं आपको, वो ये कि ग्रुप में आखिर क्यों ऐसा हुआ था
कि एल्युमिनियम का साइज़ बड़ा हो गया था, गैलियम का कम हुआ था। यानी आप ग्रुप में देखें, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ, बस आपको पीरियोडिक टेबल को गौर से देखना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आपको बना देता हूँ गैलियम तक। यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ लिथियम था, यहाँ सोडियम था, यहाँ पोटेशियम था। ये फर्स्ट ग्रुप था बेटा। सेकेंड ग्रुप बेटा मांगेकार। अब बताओ क्या यहाँ के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो गया है, और डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है स्कैंडियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैग्नीज, फिर आता है आयरन, फिर आता है कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसी को हम लोगों ने पढ़ा था तो कहा था सचिन टाइगर है, सचिन टाइगर है, क्योंकि विक्ट्री दिलाता है। विक्ट्री, सचिन टाइगर है, विक्ट्री दिलाता है। विक्ट्री के बाद उसको कार मिलती है, कार पे उनकी मैडम बैठती हैं। ये 5 याद हो जाएगा। सचिन टाइगर है, सचिन टाइगर है, टाइगर इसलिए है क्योंकि उसने विक्ट्री दिलाया। विक्ट्री के बाद उसको कार मिली, मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द टूर्नामेंट, कुछ भी कहिए। कार मिली, कार पे उनकी मैडम बैठी। उसके बाद वाले के लिए मैंने कहा था कि आप ऐसे ही याद रखें, फेंको निशा को जिंक, फेंको निशा को जिंक, यानी जिंक से कहा जा रहा है कि निशा को फिर दो। अब देखिए यही पूरा खाली है जिसको हम लोगों ने कहा था यहाँ पर 13 ग्रुप, बाल गंगा, इंडियन तिलक। इधर पे पी ब्लॉक शुरू हो जाएंगे, कैसी, गीत वगैरह वगैरह। तो असल में जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो यही है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। तो अगर मैं ग्रुप भी लिखता चलूँ, दिस इज 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, and this is first, this is second। ये दोनों S ब्लॉक, ये पूरा D और वो P। तो देखो ग्रुप में पहले मैं साइन अपने मन से मान लेता हूं। हाइड्रोजन का ऐसे ही ले लिया 37, हालांकि होता ही 37 पिकोमीटर, लेकिन मैंने मान लिया। ऊपर से जैसे ही आप नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ा। तो हाइड्रोजन का अगर 37 है तो इसका शायद ज़्यादा होना चाहिए, लेट अस एज्यूम 50। इसका और ज़्यादा होना चाहिए, लेट अस एज्यूम 70। इसका और ज़्यादा होना चाहिए, लेट अस एज्यूम 85। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है क्या। अब सोचो अगर मैं पीरियड में चलता हूं तो लिथियम से ये छोटा हो जाएगा, शायद 40। लिथियम के बाद बेरिलियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4। फिर आप सीधे यहां पहुंचेंगे, भले बीच में गैप दिखे, लेकिन रियलिटी ये है कि बेरिलियम के बाद बस बोरॉन ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है बस। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं तो इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 4, इसका एटॉमिक नंबर है 3। एटॉमिक नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि वही खींच रहा है। यहां 3 न्यूटन से अंदर की तरफ, यहां 4 न्यूटन से, और यहां पे कितने न्यूटन से, 5। तो एक ही का गैप है, बस रखा गया है दूर एलिमेंट को, लेकिन फायदा क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा। अब मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो कितना कम हो गया भाई, चलो 10 कम कर देता हूं, जैसे 50 से 40 किया था तो 30। इसका साइज बेटा 30 है। ये सब साइज है, बोरॉन के साइज, बेरिलियम के साइज, साफ साफ दिख रहा है ग्रुप में साइज बढ़ा, पीरियड में घटा। चलो अब यहां बता रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12 और यहां एटॉमिक नंबर 13। यहां पर मान लेते हैं ये 70 है,
इसका साइज सोडियम का, तो मैग्नीशियम का आ गया मान लो 65 और इसका आ गया बेटा 60। तो साफ साफ दिख रहा है ना, ग्रुप में बढ़ा पीरियड में घटा। अब देखते हैं यहां खेल यहीं पर है, ये पोटेशियम है 1985, ये है एटॉमिक नंबर 20, इसका साइज 80। अब देखो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी मैग्नीशियम के ठीक बाद एल्युमिनियम होता था, लेकिन कैल्शियम के ठीक बाद गैलियम नहीं है, बीच में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ट्रांजिशन एलिमेंट है तो क्या यहाँ पे तो पीरियड में साइज घटता चला जाएगा। अगर ये 85 था और मैंने इसको 80 बोला तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसे ही 77, ये क्या हो जाएगा 75, ये क्या हो जाएगा 72, ये क्या हो जाएगा 70, ये क्या हो जाएगा 68, ऐसे ही मान लेता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा 65, ये क्या हो जाएगा 63, ये क्या हो जाएगा 61, ये क्या हो जाएगा 59, ये क्या हो जाएगा 58, ये क्या हो जाएगा 55। साइज लगातार घटता चला गया है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है बेटा। चूंकि इतना अच्छा खासा गैप था तो वहां 80 के बाद 55 हो गया, क्योंकि बीच में गैप बहुत है। अब सीधे आप देखो यहां 20 प्रोटॉन खींच रहा था चौथे ऑर्बिट को और यहां 31 खींच रहा है चौथे को, सीधे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गैप है। जबकि मैग्नीशियम से एल्युमिनियम थोड़ा सा इसलिए कम हुआ है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, और यहाँ अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन बढ़े बेटा, प्रोटॉन बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब अगर आप देखते हैं 13 ग्रुप को तो आप क्या पाते हैं, बोरॉन से तो बढ़ा एल्युमिनियम इंक्रीजेस, बट यहाँ पर 55 से 60 डिक्रीजेस, और ये डिक्रीजेस हुआ है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या थे, ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट थे बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट थे, और इनका साइज लगातार घटा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है लगातार साइज घटता जाना, जो कि पीरियड में होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे, इसीलिए ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये रीजन था कि वाई गैलियम इज रिड्यूस्ड देन एल्युमिनियम इन 13 ग्रुप। ऑल्दो गैलियम हैज 4 ऑर्बिट, एल्युमिनियम हैज 3 ऑर्बिट। एल्युमिनियम के पास 3 ऑर्बिट है बेटा, एल्युमिनियम के पास 3 ऑर्बिट है और गैलियम के पास 4 ऑर्बिट है। फिर भी एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा है गैलियम से। 13 ग्रुप में यही एक्सेप्शन था। तो आपको इससे ठीक पहले वाले में जब एटॉमिक साइज पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये 2 एक्सेप्शन हैं, इनको याद रखिएगा। ग्रुप में 13 ग्रुप है और पीरियड में इनॉर्ड गैसेस हैं। इनॉर्ड गैस का बड़ा होना वंडरवाल रेडियस है और गैलियम का छोटा हो जाना ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। तो आपको 4-5 बातें ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे आयनिक साइज की, क्योंकि एटॉमिक साइज के बाद अगला टॉपिक आयनिक साइज ही आता है। जब एक बार आयनिक साइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग जितनी प्रॉपर्टी होती है, मेटालिक, एसिडिक, बेसिक, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, उन सबको हम लोग एटॉमिक साइज पर इजीली डील कर सकते हैं। और मॉडर्न पीरियड टेबल में यही चीज़ें पढ़नी है कि मॉडर्न पीरियड टेबल किस पे बेस्ड है, किसने दिया है, एटॉमिक साइज क्या है, आयनिक साइज क्या है, इनका ट्रेड्स क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद देयर एक्सेप्शंस। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। आयनिक साइज के बारे में बस जाते जाते ये बता दें कि आप ऐसा मानिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, एटम न्यूट्रल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो निगेटिव और इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा
तो साइज़ बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना, ये बात माना जाएगा कि ऑर्बिट आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, ऑर्बिट में आता है, तो इसके अपने ऑर्बिट तो हैं ही। तो आप ये मानिए कि इलेक्ट्रॉन आया तो एक नए ऑर्बिट में आ गया, अब ऑर्बिट बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन का आना ऐसा माना जाएगा कि ऑर्बिट आ गया है, यानी ऑर्बिट बढ़ गया है। ऑर्बिट बढ़ गया है तो साइज बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन का जाना ये माना जाएगा कि ऑर्बिट चला गया है, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो आप ये सब मान लीजिएगा कि एक ऑर्बिट चला गया। एक ऑर्बिट चला गया तो ऑर्बिट कम हो गया, ऑर्बिट कम हो गया तो साइज घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनायन, इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव चार्ज, एनायन का साइज बड़ा होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, यानी केटायन, केटायन का साइज छोटा होता है। तो केटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है। ये कैसे है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, आयनिक साइज का क्या ट्रेंड है, उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। तो उस पर इंशाल्लाह बात नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।